Hi students, welcome to the second part of MCQ series for CUET examination. आज की इस सीरीज में हम 22 MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो से बिलोंग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय whereas in case of admission of partner it is shared by. हमको ये बताना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब लॉस होता है या गेन होता है वो किस तरह शेयर किया जाता है दो सर्कमस्टांसेस में. पहला सर्कमस्टांस क्या दे रखा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना पीएसआर चेंज कर रहे हैं, उस केस में रीवैल्यूएशन गेन और लॉस कैसे शेयर किया जाएगा और एडमिशन के केस में कैसे शेयर किया जाएगा. तो जैसे हमें पता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप रेशियो को चेंज करते हैं तो जो भी पीएनएल का जो भी रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही आपस में कवर करते हैं. तो यहाँ पे तो ऑल पार्टनर्स आ जाएगा और जब एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कवर करते हैं. तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? बी ऑप्शन कि पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग है और सिर्फ पीएसआर चेंज हो रहा है तो सारे पार्टनर्स रीवैल्यूएशन गेन या लॉस शेयर करते हैं. और अगर एडमिशन का केस है तो फिर ओल्ड पार्टनर्स रीवैल्यूएशन के गेन या लॉस को शेयर करते हैं. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अरुण एंड विजय है पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर 5:1 का इनका पीएसआर रेशियो है. मशीनरी की वैल्यू हमें दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर 40,000. हमें ये बता रखा है कि ये जो 40,000 की वैल्यू है the value of machinery reflected in the balance sheet is what? It is 33.3333% या 33.1/3% overvalued. Now if the value of the machinery is overvalued तो हमें उसको कम करना पड़ेगा. कैसे कम करेंगे? यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसका मेन पॉइंट है. हमारे पास मशीनरी कितने की है? 40,000 की. लेकिन ये 40,000 एक एस्केलेटेड अमाउंट है. जो भी एस्केलेशन है वो इस 40,000 के अंदर जुड़ी हुई है. तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द परसेंटेज. ये मेरे पास परसेंटेज कैसे आया है? मैंने इसी को सॉल्व किया है. 33.1/3% को अगर आप सॉल्व करोगे तो 100/3% निकल कर आती है. और मैंने इसको कितने पे लेकर आना है? आई हैव टू रीस्टेट दिस वैल्यू एट 100%. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा डी 30,000. क्वेश्चन नंबर 3. At the time of reconstitution of partnership firm, recording of unrecorded liability will lead to. जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होता है और आप कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हो तो उस केस में क्या होगा? जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको नुकसान होगा. अगर आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो गेन तो होगा नहीं, लॉस ही होगा. लॉस किसको होगा? जो पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Revaluation of asset at the time of reconstitution is necessary because their present value, जिस प्रेजेंट वैल्यू पे वो दिखा रखे हैं, मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट या बुक वैल्यू. हम रीवैल्यूएशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आज मेरे पास जो मशीनरी या फर्नीचर या जो भी एसेट या लायबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है वो अपनी मार्केट वैल्यू से डिफरेंट है. उसको मार्केट वैल्यू पर लेने के लिए हम रीवैल्यूएशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इफ द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज 8 लाख. फर्म के अंदर हमने 8 लाख रुपए लगा रखे हैं. एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000. मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,80,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से. अगर हमको कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला याद हो तो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता क्या है? दैट इज एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास दे रखे हैं मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा एनआरआर है इनटू 100. इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट. इसका मतलब है कि अगर मुझे 1,80,000 का प्रॉफिट अर्न करना है एट अ रेट ऑफ 10% तो मुझे कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी? एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखी है 1,80,000 की, एनआरआर हमें दे रखा है 10% का. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 लाख. जो प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 18 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे वो मैं कितने में कमा रहा हूं? वो मैं 8 लाख का सिर्फ कैपिटल लगा के कमा रहा हूं. द प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 कैन बी अर्न अगर मैं 18 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करूं. लेकिन मैं ये प्रॉफिट कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके कर पा रहा हूं? सिर्फ 8 लाख. इसका मतलब क्या है? मैं कम कैपिटल लगा के उतना ही प्रॉफिट कैसे कमा पा रहा हूं? क्योंकि इस 8 लाख का और इस 18 लाख का जो डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज माय गुडविल. दिस इज व्हाट कैपिटलाइजेशन मेथड सेज. क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए. व्हिच फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस. बड़ा सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव. इन सारे फैक्टर से मेरी गुडविल कैसी है, कम है, ज्यादा है भी या नहीं है, उस पर फर्क पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 7. एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इन नेचर. एक ऐसी एसेट जो फिक्टिशियस तो नहीं है लेकिन इंटेंजिबल है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते. हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू, उसको आप मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं. तो वो क्या है? दैट इज मशीनरी. टेंजिबल है,
बिल्डिंग भी टेंजिबल है, फर्नीचर भी टेंजिबल है, इनमें से सिर्फ गुडविल ही है जो इंटेंजिबल एसेट है। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। रोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो इक्वल अपना प्रॉफिट 1/2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। अब वो 4/7 और 3/7 अपना पीएसआर को चेंज कर रहे हैं। ड्यू टू द चेंज इन पीएसआर मोहन गेन या सेक्रीफाइस विल बी। तो अगर मैं सिर्फ मोहन की बात करूं, मोहन का जो एग्जिस्टिंग कितना था 1/2, उसको चेंज करके कितना मिलेगा 3/7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/14। 1/14 भी कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ओल्ड रेशियो बड़ा है और न्यू रेशियो छोटा है तब ये 1/14 पॉजिटिव आया है। अगर मेरा पुराना रेशियो ज्यादा था और नया रेशियो कम है, इसका मतलब क्या है, दैट आई एम सेक्रीफाइसिंग। सो मोहन इज सेक्रीफाइसिंग बाय 1/14। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल at twice the average of last year profit if the profit of the last 3 years is 8, 10 and 12। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो 8 + 10 + 12 डिवाइड बाय 3 आएगा 10,000। 10,000 फिर आपको एवरेज प्रॉफिट का ईयर ऑफ परचेज कितना गिवन है 2, दैट विल बी 20,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सर्कमस्टांसेस व्हेन चेंज इन पीएसआर इज नीडेड। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब आपको अपना पीएसआर चेंज करना पड़ता है। पहला, एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं तब, न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब, या एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर करता है तब, या सारे के सारे। हमें पता है दैट इज व्हेन ऑल ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज कंडीशन हैपेंस, आई नीड टू चेंज माय एग्जिस्टिंग पीएसआर। क्वेश्चन नंबर 11। Ajay and Vijay are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. It was decided by them to share the profit equally from 1st January. The sacrificing and gaining ratio will be, और आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं जहां पे आपको उनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सिंपल सीधा है, अजय है और विजय है। अजय का शेयर पहले कितना था 2/3, विजय का था 1/3। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इनका नया शेयर दैट इज 1/2 एंड 1/2। तो क्या निकल कर आएगा 1/6 एंड 1/6। ये 1/6 नेगेटिव है, ये 1/6 पॉजिटिव है, तो ये सेक्रीफाइसिंग है और ये गेनिंग है। तो हम क्या बोलेंगे, अजय सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 से और विजय गेन कर रहा है 1/6 से। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, अजय इज सेक्रीफाइसिंग बाय 1/6 एंड विजय इज गेनिंग बाय 1/6 ऑफ द शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट है, गलत, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। पास्ट परफॉर्मेंस डिडंट इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। Valuation of goodwill is needed at the time of admission of partner. So only third statement is correct. Then we have goodwill is what? Current asset, non-current asset, tangible या intangible. तो goodwill technically तो क्या है, एक intangible asset है। Again simple question था। Question number 40. Rahul, Suresh and Rohit are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. They decided to share profit equally. Future profit वो equally decide करना चाहते हैं और बैलेंस शीट के अंदर आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है। एक्सट्रैक्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 80,000 रुपीज की, हमें रिजर्व दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का 10,000 रुपीज का, और उसके अलावा 76,000 इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टमेंट मुझे कितने से कम करनी है 76,000 से। तो इन्वेस्टमेंट मेरी क्रेडिट हो जाएगी कितने से 4,000 से, क्योंकि 80,000 की वैल्यू ऑलरेडी है, 76,000 पर लेकर आनी है। तो 4,000 का मुझे नुकसान हो गया। जो भी मेरा रिजर्व है ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, डेबिट होके खत्म करेंगे। और जो 6,000 का प्रॉफिट है वो 6,000 का प्रॉफिट 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज 3,000, 2,000 एंड 1,000। दैट इज माय एंट्री नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, इन्वेस्टमेंट मेरी रिड्यूस हो जाएगी 4,000 से, और जो रिमेनिंग रिजर्व का पैसा बच गया वो पार्टनर्स अपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से रेशियो में, अपने एग्जिस्टिंग पीएसआर रेशियो में या ओल्ड पीएसआर रेशियो में। यहां पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज ये करते हैं कि उसको इक्वली बांट देते हैं, जो कि गलत है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। हाउ विल यू ट्रीट द एक्यूमुलेटेड लॉस एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर रेशियो। पीएसआर रेशियो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर का और आपकी बैलेंस शीट के अंदर लॉस एक्यूमुलेटेड हो रहा है। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, दैट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। दैट इज उनके पार्टनर्स को क्या मिल जाएगा, नुकसान बढ़ जाएगा, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल डेबिट होगी। मतलब बी आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में है तो सी आंसर भी नहीं होगी, सी आंसर न्यू रेशियो की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। इन जीकेसी लिमिटेड सिमरन एंड जया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। उनका आपस में ओल्ड रेशियो क्या है? 7:3 का है। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि इसको 6 और 4 में कन्वर्ट कर देंगे। आपको ये बताना है कि जया का सेक्रीफाइसिंग क्या है या गेनिंग क्या है। अगर सिर्फ जया की बात करें तो जया का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/10 माइनस उसका न्यू रेशियो क्या है? 4/10। तो इनका आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 1/10, क्योंकि माइनस है तो जया इज गेनिंग, और गेनिंग है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, जया इज गेनिंग बाय 1/10। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है और एक रीजन है। हमें ये बताना है पहली चीज, क्या असर्शन और रीजन ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, और दूसरा में ये आंसर करना है कि क्या जो रीजन हमें दे रखा है वो असर्शन का ही रीजन है, कोई और रीजन है। तो असर्शन क्या दे रखी है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू मीट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस ही ये होता है कि हमने जहां पे पैसा लगा रखा है, अगर हमें कल को उसके इन मार्केट वैल्यू की गिरने की वजह से नुकसान होता है तो वो नुकसान हम अपने रिजर्व से सेट ऑफ कर दें। इसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट रीजन ये होना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि वो लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इफेक्ट करे, क्योंकि वो फिर अननेसेसरी हमें नुकसान दिखाता है, अब नॉर्मल लॉस दिखाता है। अब नॉर्मल लॉस से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बचाने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं कि उस लॉस को बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने की बजाय हम उसको रिजर्व सेट ऑफ कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि इन्होंने क्या रीजन दे रखा है। इन केस ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, द डिफरेंस इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हालांकि ये स्टेटमेंट ट्रू तो है, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A। जो A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड। गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे तो पार्टनरशिप भी बंद हो रही है, यहाँ पे तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं होता गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, यहाँ पे भी नहीं होता। when there is profit in the business, भाई यहाँ पे हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे तो ऑलरेडी जो पीएसआर डिसाइडेड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी, व्हेन देयर इज चेंज इन द एग्जिस्टिंग पीएसआर रेशियो। तो हम निकालते हैं कि कौन सा पार्टनर गेनिंग है, कौन सा सेक्रीफाइसिंग है। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग को कंपनसेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। आपको ये 4 इवेंट बता रखी हैं, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमें ये बताना है। क्या क्या इवेंट है? डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, finding surplus capital or deficit capital, ascertaining present capital after all adjustment of old partners, calculation of total capital of the firm on new partners capital basis। अगर हमें एडजस्टेड कैपिटल करनी होती है तो हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं? तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है नए पार्टनर के बेसिस पे, तो दिस इज फर्स्ट। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? उसके बाद हम निकालते हैं कि अब इन नई कैपिटल को पुराने पार्टनर्स किस प्रोपोर्शन में लेकर आएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, एसर्टेनिंग प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। 2 और 3 को यूज करके हम ये दिखाते हैं कि कौन से पार्टनर को और कैपिटल लेकर आनी है या कौन सा पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ? 4 विल बी दी फर्स्ट, फर्स्ट विल बी दी सेकेंड, थर्ड विल बी दी थर्ड एंड सेकेंड विल बी दी लास्ट। तो आई गेस A is the correct sequence। 4 1 3 2। केस स्टडी पे आ जाइए। रवि एंड शिवा were partners in a South Indian restaurant, sharing profit and loss in the ratio 3:2। They sold the food across the counter and did home delivery too। वो काउंटर पे भी बेचते थे और होम डिलीवरी करते थे। They decided to take Samar as new partner into the partnership of 1/3 share। एडमिशन का पॉइंट है। Goodwill of the firm is to be valued at 2.5 year purchase at an average profit of last 4 years as follows। आपको 2.5 ईयर ऑफ परचेज दे रखे हैं और ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है पास्ट प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, कौन से साल की बात हो रही है? ये लास्ट ईयर की बात हो रही है। इस लास्ट ईयर से इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है? और मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज। ठीक है, आपने एक बाइक खरीदी 50,000 की फूड डिलीवरी के लिए। प्रॉब्लम क्या है? आपने उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो आपने गलती क्या कर दी? ये आपको खर्चा कैपिटलाइज करना चाहिए था, आपने रेवेन्यू में सेट ऑफ कर दिया और उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था 20% का। सबसे पहले आप समझ लीजिए को क्या करना है। ये जो 31 मार्च 2020 का जो लॉस है 70,000 का, हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि तभी ये इस पॉइंट की रेलेवेंस है। तो साथ के साथ कर ही लेते हैं। 70,000 का लॉस था, ठीक है, लेकिन क्या ये लॉस होना चाहिए था इतना? द आंसर इज नो। रीजन,
कि भाई इसमें 50,000 का खर्चा ऐसा माइनस हो रखा है जो कि नहीं माइनस होना चाहिए था, जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए था, तो 50,000 ऐड कर देंगे इसके अंदर। लेकिन होना क्या चाहिए था, इसके अंदर से जो डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा 50,000 का 20% वो माइनस होगा, दैट इज माइनस 10,000। तो अगर मैं एक्यूरेट लॉस निकालूं या प्रॉफिट निकालूं तो दैट वुड कम आउट टू बी 70 माइनस 70 प्लस 50 इज माइनस 20 एंड माइनस 10 इज 30,000। एक्चुअल लॉस जो है लास्ट ईयर का वो 30,000 है, 70,000 नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने क्या क्या पूछा है। abnormal expenses of the year should be dash of that year while calculating average profit। जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो अगर कोई हमें abnormal लॉस होता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट के लिए। जो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है वो हमें बार बार तो होगा नहीं, तो अपना एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम अपने एवरेज प्रॉफिट में उसको ऐड बैक कर देते हैं, दैट इज दे आर एडेड टू द नेट प्रॉफिट। बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वुड बी टेकन। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है 30,000 का, तो 30,000 इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ लॉस जो कि हमें कंसीडर करके चलना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब हमें पार्टनरशिप की गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, 50,000, 120, 180 एंड माइनस 30,000। तो 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आ जाए कितना, 80,000। 80,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, ईयर ऑफ परचेज हमें दे रखा है 2.5, तो 80,000 इंटू 2.5 विल गिव अस 2 लाख। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। सो दिस एंड्स आवर पार्ट 2 सीरीज ऑफ CUET MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आप इस सीरीज को और आगे देखना चाहते हैं और सब्जेक्ट के अंदर देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you so much for watching.